हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ अपने एक फ्रेंड की, जो कि एक सैलरीड आदमी है। अब वो म्यूचुअल फंड के जरिए ही मार्केट में पैसा डालता है, क्योंकि उसको डायरेक्ट मार्केट में पैसे डालने से थोड़ा डर लगता है। लेकिन मैंने जोर जबरदस्ती करके उसको एक शेयर दिलाया था। उसका नाम है CDSL। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। CDSL मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक रहा है और इसको मैं स्टार्टिंग से होल्ड करके रखा हूँ। और ये उन स्टॉक्स में से है जिसमें मैंने बहुत ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाया। मैं जितने भी मार्केट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कर रहा था, मेरे को या तो NSDL दिखता था या तो CDSL दिखता था। अब इससे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने से, रिसर्च करने से, ये वो जो कि मेरा नॉर्मल एक हैबिट है कि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लग जाता हूँ, उससे क्या होता है, लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। पर CDSL के केस में मेरे अंदर से ही वो मन नहीं हुआ कि मैं इतना ज़्यादा माथा लगाऊँ। मैंने सीधा डायरेक्टली लमसम अमाउंट डाल दिया और इनफैक्ट मैं डिप्स पे उसको और ज़्यादा ऐड करते रहता था। पर ये वाला लॉजिक मेरे फ्रेंड पे एप्लीकेबल हो था नहीं, क्योंकि वो एक सैलरीड आदमी था। वो अपना ऑफिस जाता था, उसको फाइनेंशियल मार्केट्स वगैरह से कुछ ज़्यादा ज्ञान था नहीं, उसको इंटरेस्ट भी नहीं था जानने का। तो मेरे को उसको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ा कि CDSL ले लो, CDSL पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टॉक है। और उसको कन्विंस करने के लिए मैंने उसको जो सब इन्फॉर्मेशन दी या जिस तरीके की बात उसको बताई, वो आज मैं आपको भी बताने वाला। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2019 HDFC सिक्योरिटीज़ की ये वाली रिपोर्ट दिखाते हुए मैंने उसको समझाया कि CDSL एक ऐसी कंपनी है जिसकी रेवेन्यू मॉडल डाइवर्सिफाइड है, यानी कि वो खाली एक सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। 35% उसकी रेवेन्यू एन्युटी नेचर की है, यानी कि एक सब्सक्रिप्शन मॉडल टाइप की, जो हर साल आएगी और 47% उसकी मार्केट लिंक्ड एक्टिविटीज से आती है। मार्केट लिंक्ड एक्टिविटीज जैसे कि ट्रांजैक्शन चार्जेस, IPO या कॉर्पोरेट एक्शन जो कंपनियां करती है, या फिर KYC डिटेल्स। जिस सेगमेंट में CDSL काम करती है उसमें वो डुओपोली एंजॉय करती है, यानी कि या तो CDSL या फिर NSD। और अपार्ट फ्रॉम दिस उसकी अनलिस्टेड स्पेस में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और वो अनलिस्टेड स्पेस में बहुत एग्रेसिवली ग्रो भी कर रहे हैं। यानी कि वहाँ वो एक नया वर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ से भी जो रेवेन्यू आएगा वो एग्जिस्टिंग मॉडल के ऊपर सरप्लस बैठेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अराउंड 1400 अनलिस्टेड कंपनियां अप्लाई की है डीमैट सर्विसेज के लिए, और उन्होंने CDSL को कितना दिया है, 21,000 पर कंपनी दिया है। तो CDSL ऐसे ही अनलिस्टेड कंपनियों को करीब करीब 200 से 250 इशूअर्स पर मंथ ऐड कर रही है। और ये नई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए CDSL को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ रहा है। नेग्लिजिबल इंक्रीमेंटल कॉस्ट के साथ वो इस सेगमेंट को अनलॉक कर रही है। CDSL एक डुओपोली तो एंजॉय कर ही रही थी, लेकिन फिर भी कंपैरिजन के लिए NSDL और CDSL की ये वाली ग्राफ को आप देखिए, तो इसमें हमको पता चलता है कि CDSL इज कैचिंग अप विद NSDL। यानी कि जो बेनिफिशियरी अकाउंट्स है, अब मैं आपको बेनिफिशियरी अकाउंट समझाता हूँ। तो यूनिक बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर एक 8 डिजिट का नंबर होता है। उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी यूनिक डीमैट अकाउंट को, जो कि कौन होल्ड करता है, कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होल्ड करता है ना। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक आदमी भी हो सकता है, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। उसमें ईयर ऑन ईयर CDSL बहुत ज़्यादा नज़दीक आती हुई दिखाई दे रही थी NSDL के। तो ये वाली लाइन को देखिए आप कि नंबर ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स स्टूड एट 598 वर्सेस 278 फॉर NSDL इन FY 2019। तो ये कितनी बड़ी बात है कि नंबर ऑफ BO अकाउंट्स फॉर CDSL 15.2% ईयर ऑन ईयर के साथ ग्रो करी थी। जहाँ तक NSDL का सवाल है, वो 8.8% के साथ ग्रो करी थी। मतलब वो डुओपोली में भी ऐसा नहीं है कि वो डुओपोली में पीछे रह गई या छोटी कंपनी है, वो एकदम नेक टू नेक जा रही है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैनेजमेंट शानदार परफॉर्म कर रही है अपने सेगमेंट में। वो मार्केट शेयर ले रही है दूसरे कंपनी से, यानी कि NSDL से। और फिर अगर इतना कुछ आइडियल चीज़ आपके सामने रहे, तो ये कोई हिडन जेम का भी सब बात नहीं है। ये तो मतलब आपके सामने सब कुछ रखा हुआ है ना, ग्रोथ स्टोरी है, सब चीज़ है। और एक ऐसी कंपनी जिसका EBITDA मार्जिन 55% के ऊपर चल रहा है, 55% से ज़्यादा EBITDA मार्जिन वो एंजॉय कर रही है। वो नए नए वर्टिकल्स में जा रही है, एग्जिस्टिंग बिजनेस में ग्रोथ देख रही है, एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है, और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। तो वैसी कंपनी में आप क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे? अगर मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड भी बहुत पसंद है, तो म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देता है करीब करीब मान लीजिए 12 से 15% के बीच में हम मान लेते हैं। तो वैसा रिटर्न तो इसके EBITDA या रेवेन्यू पैट में भी देखा जा सक रहा है। आप रिपोर्ट में खुद देखिए कि इन्होंने मेंशन किया है कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक CAGR ऑफ 11, 14 या 10% के साथ ग्रो कर सकता है फॉर FY 19 से 21। अब ये जानकारी मेरे को 2019 में थी, और फिर मैंने देखा कि 2020 में क्या हुआ, कोविड आने के बाद 21 में क्या हुआ। तो मैं इंक्रीमेंटली इस स्टॉक को मैं इसको कलेक्ट करता गया, हर डिप पे इसको बाय किया है। एक ऐसा फेज ज़रूर आया था जब BSE इसको आउट परफॉर्म करके बहुत आगे निकल गया था और ये बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेट करा था, बट स्टिल मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया। मैं बाकी सेक्टर्स पे, बाकी सब अपने रिसर्च पे ध्यान दे रहा था।
इसको मैंने एकदम साइडलाइन कर दिया था कि इसके बारे में मैं कुछ नेगेटिव नहीं देख रहा हूँ, मतलब नेगेटिव आ नहीं रहा था इसके बारे में, बस इसका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था। दैट वाज द ओनली नेगेटिव थिंग। अब किसी कंपनी का स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी काम करना बंद कर दी है या उसके मैनेजमेंट कुछ कर ही नहीं रहा है। बट मुझे इसके बैलेंस शीट से समझ में आ रहा था कि मैनेजमेंट काम कर रही है, तो कभी ना कभी वो इम्पैक्ट करेगा। ईपीएस ग्रो होता जा रहा है तो वो कभी ना कभी आपके शेयर प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। फिर मैंने FY23 में 5 फरवरी को ICICI सिक्योरिटीज की वाली रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें उनका टाइटल ही स्टार्ट हो रहा है कि सिक्योर प्ले ऑन फाइनेंशियलाइजेशन डिस्पाइट करंट साइक्लिकल ट्रफ, जिसको देख के क्लियरली मैं समझ गया कि कंपनी जो 2019 में प्रोमिसेस कर रही थी उसने वो परफॉर्म करके दिखाया है। और इस टेबल से आप देख सकते हैं कि FY21 से एस्टिमेटेड 24 तक कंपनी एक ROC ROE भी बहुत ही अच्छी 23-25 से ग्रो कर सक रही थी। इनफैक्ट FY22 में तो कंपनी का ROE 30.9 हो गया था। तो आप ऐसे स्टॉक को क्यों अक्यूमुलेट नहीं करेंगे? फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर समय हर चीज़ अच्छा ही रहता है। तो CDSL के केस में क्या है कि CDSL जब एक बुल मार्केट होता है तो पीपल वांट टू इन्वेस्ट, नए डीमैट्स अकाउंट खोलते हैं और CDSL इस वजह से कमाता है। और फिर वो जो लोग अपना डीमैट अकाउंट खोले हैं वो ट्रेड करते हैं और फिर CDSL वापस से एक फी चार्ज करता है। ये एक बुल मार्केट में ज़्यादा होता है। जब बुल मार्केट रहता है तब IPOs भी ज़्यादा आते हैं और CDSL उससे भी कमाता है। लेकिन जब अब एक बेयर मार्केट आता है तो ये सारी चीज़ें एक बार के लिए स्लम्प डाउन हो जाती है। तो उस केस में देखा जा सकता है कि अच्छा CDSL उतना आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट वो भी एक मैटर मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्न का नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है मार्केट साइक्लिकल होते हैं। तो इस वजह से आप अगर एक इन्वेस्टर हो और अगर उस समय आप CDSL को इकट्ठा करके बैठे रहते तो आज आप एक शानदार रिटर्न देख रहे होते, वो भी एक बहुत बड़े कॉर्पस पे। तो अभी भी मैं इस कंपनी को क्यों लेकर बैठा हूँ कि अभी तक डीमैट पेनिट्रेशन अपने देश का 8% है, जबकि चाइना जैसे देश में वो 15% है और US वगैरह में तो खैर बहुत ही ज़्यादा है। कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा तो वैसे ज़्यादा लोग चाहेंगे मार्केट का एक पार्ट बनना और वैसे वैसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स खुलेंगे, ट्रेड ज़्यादा होगी, CDSL ज़्यादा कमाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इस वीडियो को देखने के बाद 1% भी अपने अंदर एज एन इन्वेस्टर लग रहा हो, फ़ायदा हुआ हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें।